अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इन दो सवालों से शुरू करेंगे। 10th स्टैंडर्ड का साइंस दुवम में पहला सबक तवारिस और इर्तिफ़ा या इर्तिक़ा जिसे कहेंगे इवोल्यूशन, इसमें हमारा पोर्शन हो चुका था यहाँ तक। अभी हमको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में देखना था। उससे पहले मैंने कल पूछा था कि ये डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। डीएनए दिखाई दे रहा है, डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और मालूमात दीजिए। और नेक्स्ट, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जीनियाती नुखाइस से क्या मुराद है और कुछ जीनियाती नुखाइस के नाम बताइए। तो मैंने बताया था नुखाइस के नाम। तो आज हम देखेंगे, इन दो सवालों से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए इस तरह से हम समझें कि डीएनए एक सालिमा होता है। डीएनए एक सालिमा होता है और वो किस तरह से होता है उसको मैं इस तरह से बयान कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा तब समझ में आएगा। ये हमारा पेपर जिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो उर्दू में, ठीक है। डीएनए, डीएनए एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये एक एसिड, ACID एसिड, न्यूक्लिक और राइबो BO राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये एक कैसा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भी, फिर भी ठीक है। ये एक दूसरे में पल खाती हुई दो लकीरों या दोहरी कमान जिसे हम कहेंगे। मैं हमेशा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ कि डबल हेलिक्स जिसे कहते हैं हम, डबल स्ट्रैंड होता है, वो हेलिक्स होता है, स्ट्रैंड होता है, जिसको हम मरगुला भी कहते हैं। एक लफ्ज़ मरगुला भी आता है, हाँ ठीक है, वाला सालिमा है, ठीक है, वाला सालिमा है। उर्दू के अंदर में मरगुला का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है डबल हेलिक्स के लिए। तो इस मरगुले की, देखो ये मरगुला, ठीक है, इस मरगुले की हर एक कमान, गौर से सुनना, हर एक कमान न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होती है। ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा जिसको कहेंगे, ये एक बेसिकली सालिमा होता है, या फिर हम इसको मुरक्कब कहेंगे, चलो सादा मुरक्कब, ठीक है, इसको हम मुरक्कब कहेंगे। तो ये मुरक्कब न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शक्कर और एक नाइट्रोजनी असास से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये कैसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें शामिल, कौन सब नाम याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होती हैं। उसके बाद आएगा कि न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड डीऑक्सीराइबो राइबो या राइबोज शक्कर, और तीसरा है एक नाइट्रोजनी असास,
दो रहने के बजाय एक से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजनी असासी मादे जो होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूं। नाइट्रोजनी असास के जो मादे होते हैं, नाइट्रोजनी असास, या असासी मादे, ये फिर दो किस्म के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स, ये लफ्ज प्यूरिन्स, और दूसरे को कहते हैं हम पैरामेडिन्स या मेडिन्स। ठीक है, अब ये प्यूरिन्स के अंदर में फिर प्यूरिन्स दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इसको कहते हैं एडेनाइन, इसको कहते हैं ग्वानाइन। तो ये दो हिस्सों में प्यूरिन। ठीक है, अब पैरामिडिन्स ये फिर दो हिस्सों में जुड़ा होता है। इनके दो नाम होते हैं, कौन कौन से? इसके अंदर में होता है साइटोसिन, ठीक है, और थाइमीन। ठीक है, ये जो किस्में हैं, मजीद किस्में हैं, ये पैरामिडिन्स की हैं, ये प्यूरिन्स की हैं, प्यूरिन्स। ठीक है, पैरामिडिन्स, प्यूरिन्स, ये इसमें होता है। तो यहां पर एक बात मैं और भी बताता चलूं कि एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ हाइड्रोजन की दोहरी बंदिश के साथ जोड़ी बनाती है। एडेनाइन जो होती है ना, एडेनाइन, ये क्या करती है? हमेशा थाइमीन के साथ यहां पर हाइड्रोजन से दोहरी बंदिश के साथ जोड़ी बनाती है। दोहरी बंदिश, ये बात अच्छे से याद रखना। जबकि ये जो साइटोसिन है, कहाँ है इसका साइटोसिन? ये एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये साइटोसिन, मैं इसको यहाँ ऐसे लेता हूँ, साइटोसिन। ठीक है, ये साइटोसिन हमेशा ग्वानाइन के साथ में, किसके साथ में? ग्वानाइन के साथ में। ये थाइमीन के साथ में था। यहाँ जो दूसरा इसका आंसर था ना, ग्वानाइन, ये एडेनाइन इससे मिल गया, थाइमीन से ये एक हो गया। अब ये दोनों मिल रहे हैं, देखो, साइटोसिन और ग्वानाइन। आगे पीछे वीडियो करके इसको देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन तिहेरी बंदिश में होता है, इसके साथ जोड़ी बनाता है। और इन बंदिश की वजह से, हाइड्रोजन की इन बंदिशों की वजह से डीएनए की दोहरी लकीरें आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक दूसरे के अतराफ बल खाए हुई नजर आती हैं। अब इसका मैं तुमको स्ट्रक्चर बताता हूं कि वो होता किस तरह से है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए और आरएनए की मुख्तलिफ किस्में। इसके अंदर में सिर्फ मैंने डीएनए को बताया है, डबल स्ट्रैंड होता है ये, यहाँ पर बताया गया है। इसके ये थाइमीन और एडेनाइन, साइटोसिन और ग्वानाइन, ये हमने दो नाम पढ़े हैं। अब ये दो नाम क्या हैं? है ना, प्यूरिन्स। एक है प्यूरिन, एडेनाइन और कौन सी चीज़? थाइमाइन। ये तो मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, लेकिन होते किस तरह से हैं? एडेनाइन के अंदर में, प्यूरिन्स के अंदर में, प्यूरिन। देखो, प्यूरिन के अंदर में नाम इस तरह से हैं कि एडेनाइन और ग्वानाइन आते हैं इसमें। और दूसरा ग्वानाइन। ठीक है, एडेनाइन, ग्वानाइन किस में आएंगे? प्यूरिन्स में। पैरामिडिन्स के अंदर में क्या आएंगे? थाइमीन और साइटोसिन। पैरामिडिन्स, इसके अंदर में दो चीजें आते हैं, साइटोसिन और दूसरा आता है थाइमीन, थाइमाइन। ठीक है, बट जोड़ियां किस तरह से बन रही है? देखो, साइटोसिन इधर है, साइटोसिन इधर है। ठीक है, साइटोसिन, थाइमाइन, ये पैरामिडिन्स के अंदर में, इसमें से एक जो निकला,
जैसे एडेनाइन आया प्यूरिन से, एडेनाइन किस में से आया, ये आया प्यूरिन से, और थायमिन कैसे आया, ये पायरिमिडिन से आया। तो दोनों का एक यहाँ पर ये इस तरह से बन गई जोड़ी, ठीक है। ग्वानाइन साइटोसिन ये अलग अलग दोनों में से जुज मिलते हैं आपस में। अब होता है डबल स्ट्रैंड, यानी ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है ये स्ट्रैंड, ठीक है, ये जो पूरा इसी तरह से बल खाता हुआ दिख रहा है, लहराता हुआ बल खाता हुआ, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। आपने इस तरह की सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी के अंदर में इस तरह के जीने होते हैं चढ़ने के लिए, बांस की बल्ली या लकड़ी होती है जिसके ऊपर पैर रख के हम चढ़ते हैं, क्रॉस क्रॉस कभी ऐसे घूमती हुई आपने सीढ़ी पर चढ़ा होगा, जीने पर चढ़ा होगा, ठीक है। तो ये अंदर के अंदर, ठीक है, तो ये डबल स्टैंड, तो इसी को डबल हेलिक्स, डबल स्टैंड या फिर हम मरगुला कहते हैं, है ना। तो एक दूसरे में बल खाई हुई दो लकीरें हैं, ये दो लकीरें, ये एक और ये एक, दो लकीरें। अब ये अंदर की जो चीज़ है वो एडेनाइन थायमाइन साइटोसिन ग्वानाइन की तरह है, ठीक है। अब इसमें और चीज़, ये जो ये तो अंदर की चीज़ हो गई जिसमें साइटोसिन ग्वानाइन है, थायमिन और एडेनाइन है, ये जूस इसके अंदर में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पर बताया गया है और इस चीज़ को समझो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो डबल स्ट्रैंड हैं या इस तरह की जो ये कर्व है, ये एक लकीर ऐसे ऐसे घूम के जो आ रही है सिंगल, तो इसमें ये किस चीज़ की बनी हुई है, ये तो ये बनी हुई है राइबोज शक्कर और फास्फोरिक एसिड से, ठीक है, ये इस चीज़ से बनी हुई है। तो ये डीएनए की लकीर हो गई और ये डीएनए की साख्त हो गई। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये प्रोटीन को बताया गया है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ये किस तरह से बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है इसको समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो ये डीएनए की साख्त है, वाटसन और क्रिक का मॉडल है, ठीक है। ये किसका मॉडल है, वाटसन और क्रिक, इनका ये मॉडल है। 2 nm नैनोमीटर इसकी लंबाई बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ ग्वानाइन है, साइटोसिन ग्वानाइन एडेनाइन थायमाइन ग्वानाइन साइटोसिन, ठीक है, थायमाइन एडेनाइन, ये सब जिस तरह यहाँ पर बताई गई हैं, ये जूम करके इस तरह से, तो ये आसानी से समझ में आने के लिए। और ये इन दोनों के बीच में, यानी ये एक जीन है जो यहाँ तक ये इसमें बताया गया ना, एक जीन, इसके अंदर में काफ़ी मालूमात होती हैं, इशारे होते हैं, सिग्नल होते हैं, ये थायमीन की शक्ल में होते हैं और एडेनाइन की शक्ल में, ग्वानाइन साइटोसिन की शक्ल में होते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इसकी पैमाइश लंबाई दी गई 3.4 nm, ठीक है, 3.4 nm, और यहाँ से सिंगल इस लाइन तक जिसके अंदर में ग्वानाइन साइटोसिन है ना, यहाँ तक अगर देखा जाए तो 0.34 नैनोमीटर या nm ये है, ठीक है। तो ये इस तरह से होती हैं नाइट्रोजनी असासों की जोड़ियाँ हैं, ये सब जोड़ियाँ नाइट्रोजनी असासों की है जिसको यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, ये हो गया डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें। आरएनए किस तरह से होता है, आरएनए के लिए एक अलग से, यानी कि ये आरएनए एक सिंगल पकड़ लो ना, इसमें का ये हिस्सा या ये हिस्सा लेकिन आधा, ठीक है, वो आरएनए, ये ऐसे 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 होकर ऐसे गया, ये आरएनए एक शक्ल, इतना हिस्सा इसके अंदर में, इतना हिस्सा ना, ठीक है, ये ऐसी लकीरें, ठीक है, ये पार्ट। तो ये हो गया आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये उसकी शक्लें हो गई, उसकी किस्में हो गई। और आरएनए के अंदर में फिर 3 टाइप हैं। आरएनए के 3 टाइप कौन से हैं, mRNA, tRNA और rRNA। तो R से राइबोसोमल जिसको कहते हैं आरएनए, दूसरा हो गया tRNA, तीसरा हो गया मैसेंजर आरएनए mRNA, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, tRNA, ये तीनों नाम अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गए अपने पहले सवाल, यानी डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाइए और उनकी मालूमात दीजिए, इतना काफ़ी है। तो जिनिनियाती नुखाइस से क्या मुराद है, कुछ जिनिनियाती नुखाइस के नाम बताइए। अब देखिए, उस पर आगे जाने से पहले मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आरएनए जो होता है मरकज़ी तुरशा होता है,
ये एक न्यूक्लिक एसिड का होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड की वाहिद लकीर या धागा होता है। इसको सिर्फ सुन लें, ध्यान में रखें इसको। हर राइबो न्यूक्लियोटाइड राइबोज, शक्कर, फास्फेट, सालिमा और नाइट्रोजनी असासों से बना हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाइट्रोजनी असासी मादों की 4 किस्में होती हैं जो कि एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरासिल ये हैं। तो ये क्या में आया, यूरासिल आरएनए में आ गया। ठीक है, और डीएनए के अंदर में यूरासिल की जगह पे थाइमाइन आ गया। तो ये फ़र्क है इसके अंदर में। जो मैंने इससे पहले शक्ल बनाया उसके अंदर में थाइमाइन था। ठीक है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन था। अब आरएनए के अंदर में सिर्फ ये चेंज हुआ कि यूरासिल रहेगा, थाइमाइन नहीं रहेगा। ठीक है, आरएनए का सालिमा मरकज़े के अलावा खलिए माए में भी पाया जाता है। अच्छा, खलिया अगर हम बोले तो खलिए को इस तरह से समझा जा सकता है कि हम उसे समझे अपना जो अंडा होता है ना, अंडा, एग आपने देखा है। ठीक है, अंडे के अंदर में पीला एक हिस्सा होता है जर्दी, जिसको हम कहते हैं जर्दी, और सफ़ेद एक हिस्सा होता है सफ़ेदी कहते हैं उसको। ठीक है, तो पीला हिस्सा एक होता है, सफ़ेद हिस्सा एक होता है जिसको हम सफ़ेदी कहते हैं। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मैं खलिए को बता रहा हूँ, बट खलिया इससे अलग होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो, खलिए को मोटा इस तरह समझो कि अंडे का एग वाइट, इसको कहते हैं एग वाइट। ठीक है, ये एग वाइट हो गया। और इंग्लिश में समझ लो इसको यॉक कहते हैं, YOL के पीला पीला हिस्सा होता है, यॉक कहते हैं, एग यॉक कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो एग वाइट होता है ना, उसके अंदर में वाटर होता है। इसमें क्या होता है, वाटर होता है वाइट के अंदर में, और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स होते हैं जो कैमे काम आते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ मैं। बॉडी बिल्ड होती है ना, इंसान बिल्ड होती है अपनी बॉडी, तो इससे एग वाइट खाने से। ठीक है, और जो सफ़ेदी एग वाइट ना, हाँ, एग वाइट के अंदर में होता है ये एग यॉक है। ये एग वाइट के अंदर में ये होता है, सफ़ेदी के अंदर में होता है ये जो अंदर माया है। और एग यॉक है, तो एग यॉक के अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में हम बोलेंगे ये वेरी फैटी रहता है, जैसा उसको क्या बोलेंगे, चर्बी रहती है। ठीक है, फैटी चर्बी, और न्यूट्रिएंट डेंस होता है वो। यहाँ लिख दूंगा मैं इसको, न्यूट्रिएंट डेंस। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस होता है इसके अंदर में। ठीक है, अब ये बहुत ही बुरा लग रहा होगा डायग्राम। तो अंडे की मिसाल इसलिए दिया मैंने क्योंकि ये खलिए की तरह है। एग्जाम्पल लेंगे तो ये खलिया हमारा मान लो, उसके अंदर में साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सफ़ेदी के मायने होता है। सफ़ेदी जो होती है, बेसिकली अंडा क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन खलिए की मुराद हम ऐसा मोटा मोटा समझ सकते हैं कि खलिए के अंदर की जो सफ़ेदी है वो हमारा साइटोप्लाज्म है, वो हमारा खलिया माया है। इसको अच्छा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा खलिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये खलिया है, कुल खलिया, सेल या सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर में हमारा मरकज़ा, ठीक है, ये मरकज़ा एग वाइट की एग यॉक की तरह ले लो इसको, यॉक की तरह, यानी जर्दी जो होती है, पीलापन जो होता है वो, और ये वाइट है, एग वाइट, ऐसे लो, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये होता है साइटोप्लाज्म एक्चुअली, लेकिन इसकी शक्ल ऐसी नहीं होती जो खलिए की होती है, वो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये समझने के लिए था तुम्हारे। ठीक है, अब असल शक्ल जो होती है खलिए की वो कुछ इस तरह से होती है। देखो यहाँ मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, एग वाइट यहाँ पर। ठीक है, ये जो दिख रहा है गोल हिस्सा, ये क्या है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर दिख रहा है, ये अंदर ये न्यूक्लियस है, यानी ये हमारा मरकज़ा है। ये खलिए की दीवार या खलवी झिल्ली जिसको कहते हैं, खलवी झिल्ली कहते हैं इसको। ठीक है, ये एक एनिमल सेल को मैंने ड्रॉ करके रखा था ताकि हमारा टाइम इस वीडियो के दौरान बच सके। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर में गोल्जी अपैरेटस होता है, गोल्जी आला जिसको कहते हैं हम। साइटोप्लाज्म ये हिस्सा जो भी इसके अंदर में होता है साइटोप्लाज्म कहलाता है वो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इसके अंदर में, ये जो होता है इसके नीचे जो न्यूक्लियर एनवलप या मेम्ब्रेन जो होती है, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है।
ठीक है, जिसके अंदर में मरकज़ा हमारा महफूज है, ये मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर की झिल्ली है, ठीक है। इसके एग्जैक्टली नीचे हम जिसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर मैंने बताया है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया है, लाइसोसोम बताया गया है, राइबोसोम बताए गए हैं। तो अगर सेल के बारे में पूछे ना, एनिमल सेल के बारे में, तो उसमें एक तो ये चीज़ बताना मरकज़ा, उसके बाद बताना कि ये इसकी न्यूक्लियर एनवलप है या मेम्ब्रेन है, फिर ये बताना कि लाइसोसोम ये है और माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये गोल्जी अपैरेटस या आला है, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ये जो दिख रहा है ना इधर का हिस्सा, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब तुमको समझ में आए एक खलिया इतना होता है, ठीक है। अब खलिए के अंदर में, इसके अंदर में भी मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ। जिनिनियाती नुकाइस से क्या मुराद है? अच्छा, यहाँ पर हम चढ़े थे, पहला सवाल ये हो गया ख़त्म। अब जिनिनियाती नुकाइस, देखो कंसेप्ट क्लियर करना है हमको, समझ के लेना है, इसलिए मैंने पहले सवाल पर इतना स्ट्रेस देकर समझाया। तकरीबन 20 मिनट लगे डीएनए और आरएनए की किस्मों की शक्लें बनाने में और उसकी मालूमात देने में। मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि प्रिपेयर्ड पहले से लिख कर रखूँ ताकि आपको अच्छे से मालूमात मिल सके। दूसरा, जिनिनियाती नुकाइस से क्या मुराद है? यानी जिनिनियाती बेकायदगी हो जाना, यानी कम तो हो जाना या फिर बढ़ जाना, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है। अगर कम हो जाते हैं तो नुकसान हो जाता है, जेनेटिकली मतलब एबनॉर्मल हो जाते हैं बच्चे, एबनॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है। तो नुकाइस ये हैं और उनकी बीमारियों के नाम, जैसे कि मैं कल बताया था, किसी को याद है क्या है वो नाम? क्या होता होगा? सोचें, अच्छे से सोचें, समझ में आ रहा है कुछ? जीन की बीमारियां क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सोचो, जल्दी से सोचो। याद आया किसी को? नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, याद आया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में लिख के बताएं। खैर, मैं बताता हूँ कि उसकी मतलब कि जिनिनियाती नुकाइस यानी बेकायदगियाँ, जैसे इसके सिंड्रोम के नाम हैं कुछ। डाउन सिंड्रोम जिसको कहेंगे, मंगोल मर्ज होता है, ठीक है। दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये सब होते हैं। तो एक जीनी बेकायदगियाँ किसे कहते हैं? मोनोजेनेटिक या मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, उसको बोलते हैं यकजीनी। एक जीन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस तरह के हीमोफीलिया, ये इस तरह के बीमारियां होती हैं, ठीक है। भूरापन, सिकल सेल एनीमिया, ये नाम सुना होगा आपने, जो 9वीं क्लास में ये सब हो चुका है आपके। आई होप आपको याद आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं आपको याद दिला रहा हूँ। कसीर जिज़वी जिनिनियाती बेकायदगियाँ भी होती हैं। मोनो होने के बाद पॉलीजेनिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। यानी ये क्यों होते हैं उसका एक पॉइंट मैं बताऊं। एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जीन में नोई तबद्दुल की वजह से ये नुकाइस पैदा होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आज मैंने 2 सवाल पे बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया। देखो, साइंस के अंदर में छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, समझने के लिए। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है और ट्रांसलोकेशन क्या है, ठीक है, ये 3 टर्म हैं। तो मैं इसको एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, ये एक पेपर के ज़रिए से, ठीक है। देखो, तवारिस, हम जानते हैं तवारिस कहते हैं हेरिडिटी को। हेरिडिटी के अंदर में आता है जीन के ज़रिए एक नस्ल की हयातियाती खुसूसियात का दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है, ठीक है। इसको मल्टीपल टाइम्स हमने रिपीट किया, ये हमारे समझ में अच्छे से आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? डीएनए के साले में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब की मदद से एमआरएनए हमने देखा था, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर में ये हमने देखा था कि आरएनए के 3
और उसके किस्में हैं जैसे mRNA, मैसेंजर RNA, tRNA और rRNA, जिसमें से mRNA है। तो मखसूस तरतीब की मदद से mRNA तालीफ करने के तरीक़े को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तालीफ कहते हैं, किसको कहते हैं तालीफ? यानी टुगेदरनेस, ठीक है, जिसको हम सही से उसकी मीनिंग क्या लेंगे, एक मिनट थोड़ा सा मैं भी सोच लूँ कि इसको क्या कहते हैं। तालीफ को हम कहेंगे जैसे पेवंदकारी करना, ठीक है, पेवंदकारी या फिर तरतीब देने का काम या जमा करने का काम। इंग्लिश में अगर इसको कहेंगे तो कॉम्पिलेशन जिसे कहेंगे, या कंसोलेशन कहेंगे, या रिकॉन्सिलेशन कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे, ब्रिंगिंग टुगेदरनेस, ठीक है, यहाँ पर इसको लेना सही है, ब्रिंगिंग टुगेदरनेस, यानी तरकीबशुदा, सिंथेसाइज जिसको कहते हैं ना, तरकीबशुदा, सिंथेसाइज इसके लिए सही लफ्ज़ है, तरकीबशुदा, ठीक है। तो डीएनए के साले में ये एक सालेमा होता है, बड़ा सालेमा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं इसको, बड़ा सालेमा होता है। इसके बारे में हम अच्छे से इसको समझ के लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, या अगर वक्त रहा तो ज़रूर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड के ग्रुप कैसे बनते जाते हैं और उसका एक चेन बनती है बड़ी, जिससे वो सालेमा बड़ा बन जाता है, ठीक है। डीएनए का सालेमा, डीएनए के साले में मौजूद न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब, एक ख़ास तरतीब, कैसी तरतीब, मखसूस तरतीब की मदद से mRNA तालीफ करने के तरीक़े को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एक तरीक़े को कहते हैं, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, तरीक़े को कहते हैं। उसमें क्या हो रही है, तालीफ हो रही है mRNA की मदद से, है ना, मखसूस तरतीब की मदद से mRNA तालीफ करने का तरीक़ा, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। किस में, ये डीएनए के साले में क्या मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड, उसकी मखसूस तरतीब है, ठीक है, उसकी मदद से क्या हो रहा है, से mRNA तालीफ करने का जो तरीक़ा है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये समझ में आ रही बात, रिपीट सुन लेना इसको बार बार। अब दूसरा है ट्रांसलेशन, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर में जो पूरी मालूमात दी गई उसको समराइज़ करके बोल रहा हूँ। ट्रांसलेशन कहते हैं, अब ये मैसेंजर आरएनए है पर कोडॉन होते हैं, इशारात होते हैं, सिग्नल होते हैं। तो कोडॉन के मुताबिक तकमीली एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए को जब प्रोटीन की तालीफ के लिए एमआरएनए के करीब लाया जाता है तो इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है, एक अमल है, जिसमें कौन सी चीज़ को करीब लाया जा रहा है, एमआरएनए, ठीक है। देखो, कोडॉन के मुताबिक तकमीली एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए को जब प्रोटीन की तालीफ के लिए, फिर ये तालीफ जैसा लफ्ज़ आ गया, तालीफ करना, तालीफ के लिए, सिंथेसाइज के लिए, कोडॉन वाले टीआरएनए को जब प्रोटीन की तालीफ के लिए एमआरएनए के करीब लाया जाता है। टीआरएनए को किसके करीब लाया गया, एमआरएनए के करीब लाया गया, तालीफ करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, तरकीब करने के लिए। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक है। एमआरएनए पर कोडॉन के मुताबिक तकमीली एंटी कोडॉन वाले टीआरएनए कौन से, एंटी कोडॉन वाले, ठीक है। इसको जब प्रोटीन की तालीफ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है, तरतीब देने के लिए एमआरएनए के करीब लाया गया, तो हमको क्या मिल, इस अमल को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ये प्रोसेस हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से वापस से रिपीट सुन लेना इसको, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, राइबोसोम के, अब ये राइबोसोम हमने देखा था, राइबोसोम के मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन फासले के हिसाब से सरकने का अमल, ये जो सरकने का अमल है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लोकेशन जगह बदल जाना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी इस तरह से अगर जंजीर होती है, ठीक है, इसमें यहाँ पर 3 इस तरह के स्टैंड हैं और ये जब आपस में मिल रहे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर वापस से 3 का एक ग्रुप होता है। फिर जब ये 3 होते हैं कंप्लीट तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड बनता है, फिर एक अमीनो एसिड बनता है और ये सरकता है आगे। तो ये सरकने का अमल राइबोसोम के मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन, ऐसे 3 का एक ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, फासले के हिसाब से सरकना, यानी ये फासले के उतना ये आगे जाना, ये 3 का एक फासला हो गया,
ठीक है, कि अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब इसके बाद एक पैराग्राफ में नीचे एक पॉइंट है, म्यूटेशन किसे कहते हैं, नोई तबद्दुल किसे कहते हैं। ठीक है, तो नोई तबद्दुल कहते हैं जीनियाती मादों में अचानक और शदीद तौर पर होने वाली तब्दीली। जीनियाती मादों में, कौन से मादों में, जीनियाती मादों में अचानक सडन होना और शदीद होना, ठीक है, तौर पर होने वाली तब्दीली को हम नोई तबद्दुल कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एक डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसको मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप सुन लीजिए कि स्पेसिस किसे कहते हैं, नू यानी स्पेसिस, कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के ग्रोह को नू कहते हैं। ये कौन सी नू से ताल्लुक़ रखता है, बोलते हैं ना नू होता है ना, नू, ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो वापस से इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी रखा हूँ, इसके अंदर में नू इस तरह से लिखते हैं, नून वाव आइन नू। ठीक है, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो गया। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो वो फास्फोरिक ग्रुप से मुंसलिक होता है। देखो यहाँ पर उर्दू में भी लिख कर रखा हूँ कि फास्फोरिक ग्रुप से मुंसलिक न्यूक्लियोसाइड पर मुश्तमिल एक नामियाती मुरक्कब है। नामियाती मुरक्कब को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अच्छे से ध्यान में रखना, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, एक फास्फोरस का ग्रुप होता है, फास्फोरिक ग्रुप होता है, इससे मुंसलिक न्यूक्लियोसाइड पर मुश्तमिल। ये न्यूक्लियोसाइड अलग है, न्यूक्लियोटाइड अलग है, तो न्यूक्लियोसाइड पर मुश्तमिल एक नामियाती मुरक्कब, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो प्रोटीन की तालीफ होना यानी प्रोटीन सिंथेसाइज होना। ठीक है, सिंथेसाइज होना यानी चेन ऑफ एमिनो एसिड बनना, अमीनो एसिड का एक चेन बनना। सिंथेसाइज के माने टू क्रिएट, टू जनरेट हम कह सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन क्रिएट होना, प्रोटीन बनना। अब अमीनो एसिड जैसे 3 ट्रिपलेट कोडॉन मैंने ऐसे बताया था, वो जैसे ही मिलते हैं यहाँ पर एक ये अमीनो एसिड बनता है, ये अमीनो एसिड। ठीक है, और ये कई ऐसे कंटिन्यू रहते हैं ना, तो 3-3 का एक ग्रुप बनते जाता है, और यहाँ पर एक एक ये इस तरह से चेन फॉर्मेशन होती है। अब ये पूरी चेन जो दिख रही है, ये अमीनो एसिड की एक प्रोटीन सिंथेसाइज्ड चेन है, अमीनो एसिड की चेन है, चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसको बोलेंगे, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा सालेमा होता है ये। ठीक है, लिंक टू अ फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है, हमने इसको उर्दू में देखा है। इट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये कौन सी चीज़ हो गई, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बारे में ये जिक्र हो रहा था, प्रोटीन की तारीफ समझ में आई होगी। आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, जैसे जो समझ में आ सकता था बताने की कोशिश मैंने यहाँ पर किया है। उम्मीद करता हूँ ये बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन, फाइनली मैं इसको रीड करता हूँ। देखो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए की मदद से खलिए के अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं। खलिए के काम में हिस्सा लेने वाले कौन, डीएनए में मौजूद जीन। ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, जीन क्या में हिस्सा लेते हैं, बताओ। अच्छा, तो ये जो जीन हैं न्यूक्लियोटाइड, अभी हमने देखा न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं हम इसको, नामियाती मुरक्कब, आरएनए की मदद से खलिए के काम में हिस्सा लेते हैं। समझ में आई बात। इसी तरह जिस्मानी बनावट यानी हमारी पूरे जिस्म की बनावट और उसके अफ़ाल पर काबू रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। जो हमने जीन को देखा, यानी कि डीएनए सालिमे के अंदर में जो छोटा सा हिस्सा उसका एक जीन था, जो एक पार्ट है उसका छोटा सा, तो उसको हम जीन कहते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुताल्लिक़ मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन यानी वक्त के हिसाब से मुनासिब प्रोटीन तैयार होते हैं। जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वही तैयार होता है। इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। तो डीएनए क्या करता, खुद ये काम नहीं करता बल्कि आरएनए को काम लगाता है। आरएनए एमआरएनए से काम लेता है, मैसेंजर आरएनए से, और यही एक हमारा
यकीन है, जिसको हम डोगमा कहते हैं। डोगमा की मीनिंग है अकीदा, सेंट्रल डोगमा। ये इस तरह से होता है, ये कंसेप्ट हमारा बना, हम इस तरह से बनता है, ये मानते हैं, तो इसको ही सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, अगर डोगमा के इस मीनिंग हम देखने जाएंगे तो अकीदे क्या आते हैं उर्दू में। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि प्रोटीन की तैयारी में, जब प्रोटीन तैयार होता है तो डीएनए क्या करता, खुद काम नहीं करता, वो आरएनए को लगाता है, तो डीएनए की वजह से आरएनए काम करने लगता है। लेकिन आरएनए के ज़रिए से हो रहा है, तो आरएनए भी क्या करता है, मैसेंजर। इसके 3 टाइप्स है ना, mRNA, tRNA और rRNA। तो ये मैसेंजर आरएनए को इसका काम सुनता है और इसको ही वो ये काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन तैयार होता है, तो इस तरह जो प्रोसेस होता है इसी को ही सेंट्रल डोगमा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है। इस दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। एक धागा यानी एक स्ट्रैंड, जिसको हम आरएनए भी कह सकते हैं ना। मैसेंजर आरएनए यानी mRNA पर डीएनए के धागों पर यानी दोनों धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। डीएनए के धागे और mRNA, ठीक है, एक दूसरे की तकमील करते हैं। इस तरतीब में डीएनए में थायमिन के बजाय mRNA में यूरासिल होता है। mRNA में यूरासिल क्यों होता है, क्योंकि ये आरएनए से आता है। आरएनए के अंदर में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है। डीएनए के अंदर में थायमिन होता है। ये बातों को अच्छे से ध्यान में रखना, जो मैं तस्वीर में बता रहा था बार बार। ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले का लेक्चर देखना, जिसके अंदर में मैंने थायमाइन के बारे में बताया है। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये यहाँ तक दिया था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है इसके बाद का पेज। ठीक है, तो इसको ये कुछ इस तरह से है। खलिए के मरकज़े में तैयार शुदा mRNA खलिए माया में आता है। यह आते वक्त डीएनए पर इशारती पैगाम, जिसको कोड कहते हैं, लेकर आता है। ठीक है, इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। तो अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पे होता है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह मिल करके कोडॉन, तो वो कोडॉन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है जो इम्पोर्टेंट है बताना, कि हमारे भारत देश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम बेस अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने में अहम किरदार अदा किया। तो इसके लिए उन्हें 1968 में दीगर 2 साइंसदानों के साथ नोबल इनाम से उनको नवाजा गया। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे देश के डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो साइंटिस्ट हैं, उनको नोबल इनाम से नवाजा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हर mRNA हज़ारों कोडॉन से बना होता है। ठीक है, हज़ारों कोडॉन, यानी पहले तो वो 3 पर डिपेंड होते हैं और ये हज़ारों कोडॉन से बना होता है। 3 से 1 कोडॉन बना और ये कोडॉन हज़ारों कोडॉन से 1 mRNA बना, और कई mRNA RNA के अंदर में होते हैं। इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम tRNA करता है। अब ये tRNA का रोल क्या है? कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम, कितने अमीनो एसिड कोड के हिसाब से वो फराहम करेगा। इसके लिए जैसा कोडॉन यानी mRNA पर होता है, इसके बरक्स एंटी कोडॉन tRNA पर होता है। अपोजिट कोडॉन होता है जो वो इसको फराहम करता है। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये लेता है और वो देता है। ठीक है, एंटी कोडॉन से लेता है उसके बरक्स और उसको देता है। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तजुर्बा नहीं, ये इसको तर्जुमा नहीं कहेंगे, ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन करना ऐसे नहीं, बल्कि अदला बदली करना, ये चीज़ लेना वो चीज़ देना। ठीक है, tRNA के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम rRNA करता है। पेप्टाइड जंजीर जो छोटी छोटी मैंने इस तरह से बनाया था ना, गोल 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 इस तरह से होती है, वो पेप्टाइड जंजीर बंदिश होती है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन यानी के फासले से सरकते जाते हैं। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जैसे हम इससे पहले देख चुके हैं। ठीक है, ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होता है। यही प्रोटीन के सालिमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, अफ़आल अंजाम देते हैं। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्ल को मुंतकिल होते हैं।
इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दिस, ओके। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियात बच्चों में भी दिखाई देती हैं, लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। कोई न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, गलती से, ठीक है, बाय मिस्टेक हो रही है, गलती से बदल देता है। इसकी वजह से कोई छोटा सा फ़र्क वाक़ हो जाता है। ये फ़र्क या तब्दीली म्यूटेशन या नौई तबद्दुल कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? नहीं तो वापस से सुन लेना, इसको समझ में आएगी, किताब में अपने पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगी बात। ये नौई तबद्दुल कभी छोटी तो कभी बहुत वाज़ेह होती है। मसलन नौई तबद्दुल की वजह से सिकल सेल एनीमिया जैसी जीनियाती नुक्स लाहक होता है। ये मुसलसिल जारी रहने वाला अमल है और ये डार्विन के कुदरती इंतखाब के नज़रिए की हिमायत करता है, ठीक है। आइए तो इस पर नज़रसानी करें हम। यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये तस्वीर दी गई है, इसका अच्छे से मुताला करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पर बताया गया राइबोसोम ये है, ठीक है, mRNA का ये, और ये तीन, ये जो 1 2 3 लिख रहे हैं, इस तरह से मिलके देखो, ये तीनों मिल गए। tRNA इसके ऊपर दिखाई दे, बताया गया है। लाइसन भी बताया गया ऊपर, गोल हिस्सा, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को, ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद बुनियादी तरतीब होती कैसे है ये बताई गई है। बुनियादी तरतीब इसमें यानी थायमाइन, एडेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन, थायमाइन, ग्वानाइन। अब ये तब्दीली जब होती है तो ये हिस्सा आ जाता, ये हिस्सा सरक गया तो ये हिस्सा आ जाता है। थायमाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमाइन, ये तीनों मिलकर ये ऊपर हट गया तो ये आ जाता है एंटीकोडॉन से, ठीक है। इसको और नौई तबद्दुल होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है कभी, तो ये इस तरह से फ़र्क हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ रही होंगी। किताब का मुताला करें, इंशाल्लाह ये चीज़ समझ में आएगी, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके आगे का टॉपिक जिसमें कुछ सवालात हैं। ये सवालात जो दिए गए हैं इसको पढ़िए, ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर इसके बाद का टॉपिक हम इर्तिक़ा देखेंगे। इर्तिक़ा से पहले मैं अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि इन सवालात के जवाब आपको समझाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। फिर एक बार थोड़ा सा इसका खुलासा ले लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर में, ठीक है। ये इंग्लिश के अंदर में इसको लेते हैं, इंग्लिश से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो बच्चे सेमी इंग्लिश में हैं वो इस पर ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हमारा टिश्यू सेल होता है, सेल कई सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, ठीक है। कई सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। तो सेल कई सेल मिलते हैं, टिश्यू बनते हैं, और कई टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन यानी आँख, कान, नाक, बाइसेप, ट्राइसेप, हड्डियाँ, ठीक है, ये सब ऑर्गन। और इन ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो सेल बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी है। सेल को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, यानी सेल हमारी साख्ती और अफाली इकाई है हमारे जिस्म की, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर में ये जो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। देखो न्यूक्लियस कैसे होता है, ये सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इससे पहले ही बताया हूँ। अब ये अंदर है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। बाकी सब तो नाम मैंने नहीं दिया, अभी ये नाम दिया। इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल ये होता है, और जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम यानी क्रोमा के माने हैं कलर के, जोम के माने हैं जोमा यानी बॉडी, यानी कलर ऑफ द बॉडी। अब ये इस तरह से जो डबल हेलिक्स वाला है, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, डबल हेलिक्स दिख रहा है ना, डबल हेलिक्स, इसका इतना सा हिस्सा जीन कहलाता है। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए विच स्टोर इन्फॉर्मेशन, जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन, वो जीन कहलाता है। और ये कंटिन्यूस बहुत बड़ा होता है, लंबा, ठीक है। तो ये मॉडल किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रूक ने ये मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखें कुछ पॉइंट। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये कैसा है? डबल हेलिक्स है ना, डबल स्टैंडर्ड है, मास्टर मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे आपने समझा था पहले, मैंने मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। हेलिकल शेप होता है, ऐसे हेलिकल, और सेगमेंट यानी इसके ये हिस्से को, सेगमेंट को जीन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर में? कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड
और ट्रेड्स और इन्फॉर्मेशन जो होते हैं क्या चेंज होते हैं हमारे जीन के ज़रिए से, क्या जाते हैं, तो वो ये चीज़ें जाते हैं। बॉडी कलर, जो हमारे जिस्म का कलर होता है, हेयर का कलर होता है, हमारे जो बालों का कलर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर और उसका जो साख्त है बाल की, ठीक है, हाइट, कितना हाइट है, आइज ऑफ द कलर, तो ये सब जीन के अंदर में होता है, ठीक है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस, ठीक है। तो ये इतनी बात समझ के रखना है। इसके बाद हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन वाया जीन्स, ऐसे हम बोलते हैं ना इसको, तो यही तो तवारिस है, ठीक है, माँ बाप से बच्चों में आता है जीन के ज़रिए से। प्रोटीन सिंथेसिस, चेन ऑफ अमीनो एसिड जिसको बोलेंगे हम, ठीक है, सिंथेसाइज होना यानी टू क्रिएट होना, टू जनरेट होना, मैंने इससे पहले बताया। क्रिएशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होना यानी प्रोटीन बनता है या क्रिएट होता है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये 3 चीज़ें हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, समझा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, जो सेंट्रल डोग्मा होता है या पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम बोलें, सॉरी पहले पेप्टाइड बॉन्ड को देख लो। यहाँ पर जैसे वो 3 इस तरह से हैं, ठीक है, और यहाँ पर 3 हिस्सों पर यहाँ एक हमारा अमीनो एसिड से बना, तो ये अमीनो एसिड की जो बड़ी चेन है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड चेन, मैक्रोमॉलिक्यूल जिसको कहेंगे, और आरएनए के अंदर में आरएनए के 3 पॉइंट है, एमआरएनए, टीआरएनए टाइप्स जिसको बोलेंगे, और आरआरएनए, ठीक है। अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए खुद काम नहीं करता, क्या करता है, किसको लगाता है, आरएनए को काम लगाता है। आरएनए क्या करता है, एमआरएनए के ज़रिए से प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है यानी बनाता है। ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसके टाइप हैं एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। थायमाइन जो होता है वो डीएनए में होता है, यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर में थायमाइन है, ठीक है, आरएनए के अंदर में यूरासिल है, थायमाइन नहीं है, और इसमें नॉट यूरासिल यानी कि डीएनए में नहीं है। हर 3 के बाद हमारे पास देखो ये 1 2 3 है, तो इसमें एंटीकोडॉन आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर एक अमीनो एसिड तैयार हो गया। ये पूरा ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, तीनों को मिलाने से एक कोडॉन बना, ये कोडॉन, ठीक है, इससे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं ये 3 का। तो 3 के ऊपर एक अमीनो एसिड तैयार होता है, ये इस जंजीर से आप इस तरह से समझ के लें। म्यूटेशन किसे कहते हैं, सडन चेंजेस ऑकरिंग इन द जीन। जीन जो होता है हमारा उसमें सडन चेंज हो गया, उसकी वजह से बीमारियां होती है, कौन कौन सी, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक ही, इसके बाद हम देखेंगे इर्तिखा यानी एवोल्यूशन। ये पार्ट मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के बच्चों को और सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मेरी दी हुई वीडियो की इन्फॉर्मेशन समझ में आए, ठीक है, और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो अपना ख्याल रखें, घर में रहें, तमाम सेफ्टी प्रिकॉशन लें, एहतियात से रहें, और 1 घंटे में कंसेप्ट क्लियर करें। सवालात के जवाबात को सही से मेमोराइज़ करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ता है, और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अपने अल्फाज में उसको लिख सकते हैं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अलविदा, अल्लाह हाफिज़।